इजराइल और ईरान के बीच इंतकाम की आग धधक रही है। हमास, हिजबुल्ला और हूतियों पर हमले के बाद से तिलमिलाए हुए ईरान ने इजराइल पर 200 से ज्यादा मिसाइलें बरसाईं। आज ही समाचार एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से खबर आई है कि आईडीएफ ने बरूत के दहिये उपनगर में हिजबुल्ला के उत्तराधिकारी हाशिम सफुद्दीन को मार गिराया है। हालांकि अब तक हाशिम की मौत पर हिजबुल्ला की ओर से कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। बताया जा रहा है कि आधी रात इजरायली सेना ने बैरूत पर जबरदस्त हमला किया। हमले के दौरान सफीद्दीन एक अंडरग्राउंड बंकर में हिजबुल्ला के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहा था। हाशिम सफीद्दीन हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्लाह की मौत के बाद उत्तराधिकारी माने जा रहे थे। हाशिम सफीद्दीन को साल 2017 में अमेरिका ने आतंकवादी घोषित किया था। वे हिजबुल्ला के राजनीतिक गतिविधियों पर नजर रखते थे। इतना ही नहीं, वो खुद को पैगंबर मोहम्मद का वंशज भी बताता रहा। ईरान के हमला करने के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि ईरान ने यह हमला करके बहुत बड़ी गलती की है, अब उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। नेतन्याहू का इस मामले में अमेरिका भी साथ दे रहा है। इजराइल ईरान के बीच दुश्मनी आज चरम पर पहुंच चुकी है, मगर कभी दोनों दोस्त हुआ करते थे। हो सकता है यह सुनकर आपको हैरानी हो, लेकिन सच है। अब ये दोनों जितने कट्टर दुश्मन हैं, इनमें उतनी ही पक्की दोस्ती भी थी। ये दोनों देश ये तक नहीं सोच रहे थे कि इनकी दुश्मनी की वजह से कितने मासूमों की जान जा रही है। लगातार हमले जारी हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि इस दुश्मनी की जड़ें कहां हैं और क्या इसका कोई अंत है। ईरान की दुश्मनी की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी हैं कि वो ये मानने लगा है कि इजराइल का वजूद में रहना ही गलत है। ईरान चाहता है कि अमेरिका और इजराइल मिडिल ईस्ट से गायब हो जाएं। इजराइल मानता है कि हिजबुल्ला, हमास और हूती विद्रोहियों को पैसे देता है और ईरान के सुप्रीम कमांडर अयातुल्लाह खमेनाई यहूदी विरोधी संगठनों को इजराइल के खिलाफ भड़काते हैं। इन दोनों की दुश्मनी में अब तक हजारों लोग मारे जा चुके हैं। ईरान ने इजराइल के खिलाफ एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस तैयार किया है, लेकिन ईरान में 1979 की इस्लामी क्रांति से पहले तक इजराइल के साथ उसके संबंध काफी दोस्ताना थे। ईरान में इस्लामी क्रांति से पहले पहलवी राजवंश का शासन था। उस वक्त ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बड़े सहयोगियों में से एक हुआ करता था। 1948 में जब इजराइल बना तो उस वक्त तुर्की के बाद ईरान ही इजराइल को मान्यता देने वाला दूसरा मुस्लिम देश था। इजराइल के फाउंडर और उसकी पहली सरकार के प्रमुख डेविड बिन गुरियन ने अपने अरब पड़ोसियों को साधने के लिए ईरान से दोस्ती कर ली थी, ताकि नए यहूदी देश को लेकर कोई कुछ बोल ना सके। लेकिन फिर 1979 में कट्टर अयातुल्लाह खुमैनी की क्रांति ने शाह को उखाड़ फेंका और एक इस्लामी गणतंत्र लागू किया। खुमैनी ने खुद को ईरान की रक्षक के तौर पर पेश किया। उन्होंने ईरान में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नफरत के बीज बोए, जिसका चरम रूप आज हम सब देख रहे हैं। अयातुल्लाह की सरकार ने इजराइल के साथ संबंध तोड़ दिए। उसने उसके नागरिकों के पासपोर्ट की वैधता को मान्यता देना तक बंद कर दिया और तेहरान में इजरायली दूतावास को जब्त करते हुए फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी पीएलओ को सौंप दिया। उस समय अलग फिलिस्तीन के लिए इजराइल के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व पीएलओ कर रहा था। वजह यह थी कि अयातुल्लाह की सरकार के कई कमांडोज ने पीएलओ के साथ लेबनान में लड़ाई लड़ी थी। इजराइल और ईरान के बीच ये दोस्ती इतनी गहरी थी कि खुमैनी के आने के बाद भी इजराइल ने 1980 से 1988 तक ईरान इराक युद्ध के दौरान ईरान को काफी मदद दी। हुआ ये था कि 22 सितंबर 1980 को सद्दाम हुसैन की सेना ने अचानक ईरान पर हमला कर दिया। युद्ध के दौरान ईरान को सैन्य साजो सामान मुहैया कराने वालों में सबसे आगे इजराइल रहा। इजराइल ने ईरान के युद्ध को प्रत्यक्ष समर्थन दिया था, खुलकर सपोर्ट कर रहा था। उस वक्त इजराइल ने ऑपरेशन बेबीलोन के तहत इराक के ओसिरिक परमाणु रिएक्टर पर बमबारी करके उसे नष्ट कर दिया। परमाणु रिएक्टर को इराक के परमाणु हथियार कार्यक्रम का एक हिस्सा माना जाता था। उस वक्त इराक पर तानाशाह सद्दाम हुसैन का राज था। 1982 की बात है, जब इजराइल ने लेबनान पर आक्रमण करते हुए फिलिस्तीन मुक्ति संगठन को बाहर फेंक दिया। दक्षिण लेबनान में सुरक्षा क्षेत्र के आगामी निर्माण से लेबनान में इजरायली सहयोगियों और नागरिक इजरायली आबादी को अस्थायी रूप से फायदा हुआ। नतीजा ये हुआ कि दक्षिण लेबनान के भीतर फिलिस्तीनी के बजाय घरेलू लेबनानी प्रतिरोध आंदोलन का उदय हुआ, जहां हिजबुल्लाह मजबूती के साथ डटा खड़ा रहा। इजराइल में ईरान को लेकर दुश्मनी का ये मसला 1990 के दशक तक शुरू नहीं हुआ था, क्योंकि तब सद्दाम हुसैन को इराक का एक बड़ा खतरा माना जाता था।
कहा जाता है कि इजराइल सरकार ईरान कॉन्ट्रा प्रोग्राम में मध्यस्थ थी। इस प्रोग्राम के तहत 1980 से 1988 के बीच इराक के खिलाफ युद्ध में ईरान को हथियार मुहैया कराए गए। दोनों देशों में संबंध तब और ज्यादा बिगड़ गए जब यह खुलासा हुआ कि ईरान परमाणु हथियार हासिल करने का काम शुरू कर चुका है। इजराइल किसी भी कीमत पर यह नहीं चाहता था कि मिडिल ईस्ट में किसी भी देश के पास परमाणु हथियार हो। तब से दोनों के रिश्ते में खटास आती गई, जो अब कट्टर दुश्मनी में तब्दील हो चुकी है। ईरान ने जब क्षेत्र में अपना दबदबा बनाने की शुरुआत की तो उसे दूसरी बड़ी क्षेत्रीय शक्ति सऊदी अरब का भी सामना करना पड़ा। शिया बहुल ईरान को सुन्नी बहुल सऊदी अरब से लोहा लेने के लिए एक अलग स्ट्रेटेजी बनानी पड़ी और फिर इजराइल के खिलाफ दुश्मनी को और ज्यादा हवा मिल गई। मकसद ये था कि अरब जगत में ईरान खुद को मुस्लिमों का रहनुमा बना सके। इसके बाद ईरान ने हमास, हिजबुल्ला और हूती के रूप में एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के नेटवर्क बनाए, जो लेबनान, सीरिया, इराक और यमन तक फैले हुए हैं। इजराइल और ईरान के बीच की लड़ाई को शैडो वॉर कहा जाता है, क्योंकि दोनों ही देश हमलों को सीधे तौर पर स्वीकार नहीं करते। कभी ईरान से जुड़े इस्लामिक जिहादी समूह ने अर्जेंटीना में इजरायली दूतावास को उड़ा दिया था। उसके कुछ समय पहले ही हिजबुल्ला नेता अब्बास अल मुसाबी की हत्या कर दी गई, इसीलिए मोसाद पर भी आरोप लगे थे। हाल ही में ईरान समर्थक हमास लीडर इस्माइल हानिया की तेहरान में हत्या और फिर हिजबुल्ला के चीफ कमांडर नसरल्लाह की हत्या के पीछे भी इजराइल को ही जिम्मेदार माना जाता है। सवाल यह भी उठता है कि क्या अमेरिका कैंप डेविड जैसा समझौता नहीं करा पाएगा? फिलहाल इजराइल और ईरान के बीच अभी ऐसा समझौता संभव होना नामुमकिन माना जा रहा है, क्योंकि दोनों देशों के बीच के मुद्दे जटिल हैं और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर पूरे विश्व समुदाय में चिंता है। पश्चिम के साथ ईरान के संबंधों में सुधार ईरान और इजराइल के लिए अपनी दुश्मनी पर दोबारा सोचने के लिए उसे एक बार प्रेरित कर सकता है। इसके लिए ईरान और सऊदी अरब के बीच संबंधों की बहाली में मदद करने वाला चीन भी इजराइल और ईरान के बीच कुछ मौन समझौते करवा सकता है। हालांकि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। वहीं अब नसरल्लाह की बात करते हैं। लोग उसे शहीद का दर्जा दे रहे हैं। उसकी मौत पर लोग दुखी हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक नसरल्लाह की मौत के बाद उनके देश में लगभग 100 बच्चे पैदा हुए, जिनका नाम नसरल्लाह के तौर पर रजिस्टर किया गया। नसरल्लाह 3 दशक से ज्यादा समय तक हिजबुल्लाह का प्रमुख रहा। इराक की बहुसंख्यक आबादी शिया समुदाय के बीच नसरल्लाह काफी ज्यादा लोकप्रिय था। लेबनान के बेरूत में हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह की मौत के बाद इराक में जन्म लेने वाले सभी बच्चों के नाम लगभग नसरल्लाह ही रखे जा रहे हैं। इसे कई अरब देशों में भी लोग इजराइल और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के खिलाफ विरोध के सिंबल के रूप में देख रहे हैं। नसरल्लाह की हत्या से पूरे देश में गुस्सा भड़क गया। इसके कारण ही बगदाद और दूसरे शहरों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन भी देखने को मिला। प्रदर्शनकारियों में इजराइल की कार्रवाई की निंदा की गई और फिर हत्या को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन भी कहा गया। इसकी प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी ने भी नसरल्लाह को धर्म के मार्ग पर शहीद बताया। नसरल्लाह की मौत पर 3 दिवसीय राजकीय शोक तक रखा गया और वहीं उसके सम्मान में पूरे देश में प्रार्थना सभाएं भी आयोजित की गई। नसरल्लाह ने 1992 में अपने पूर्ववर्ती और गुरु अब्बास मुसाबी की हत्या के बाद हिजबुल्लाह की बागडोर संभाल ली थी। अगले 3 दशकों में उसने समूह को एक बड़ा संगठन बना दिया, जिसकी क्षेत्र में मजबूत पकड़ थी और यह संगठन एक मजबूत शक्ति बनकर उभर रहा था, जिसने सीरिया से लेकर यमन तक के संघर्षों को बुरी तरह प्रभावित किया और गाजा में फिलिस्तीनी लड़ाकों को प्रशिक्षण भी दिया। फिलहाल हमने आपको बताने की कोशिश की कि आखिर इजराइल ईरान 30 साल दोस्त रहने के बाद भी कट्टर दुश्मन कैसे बन गए। साथ ही समझाने की कोशिश की कि आखिर लोग नसरल्लाह को इतना ज्यादा मानते क्यों हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। कैसी लगी हमारी ये जानकारी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।